गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी सत्ता के परिणाम, इतिहास विषय का पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने देखा था यूरोप और भारत, यूरोपीय देश और भारत के बीच क्या रिलेशंस था, किस तरह से वहां पर जो अनेक क्रांतियां हुई उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। अब अंग्रेजी सत्ता के भारत देश में क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर एक चित्र दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, देख सकते हैं हम। अनेक भौगोलिक खोजें हुई, हमने देखा वास्को डी गामा और कई पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज किस तरह से विश्व भ्रमण पर निकले और किस तरह से फिर भारत देश की खोज हुई, और उसके बाद फिर अनेक देशों से लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए और आने लगे। भारत को पूर्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की समृद्धि, वैभवशाली जो राष्ट्र था उसको देख करके भारत एक समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्र था। बड़ा ही लोगों के मन में आकर्षण था, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कैसा हो। फिर यहाँ पर धीरे धीरे विदेशी लोग आने लगे, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज थे। ये सभी सत्ताएं भारत को एक बाजार के रूप में देख रही थी और उसे, यहाँ का जो मार्केट है उसे कैप्चर करने के लिए उनके बीच आपस में स्पर्धा शुरू। कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए। पुर्तगालियों ने पहले कठोर विरोध किया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए, डच लोगों के बीच, फ्रांसीसी लोगों के बीच, फिर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में वर्चस्व स्थापित करने की जो होड़ थी उसमें अंग्रेज सबसे आगे। अब अंग्रेज और मराठों के बीच अनेक युद्ध हुए। मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। माधवराव सिंधिया की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। तब तक अंग्रेज मराठों पर काबिज नहीं हो पाए थे, मुंबई और महाराष्ट्र पर उनकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि प्रखर संघर्ष का सामना करना पड़ा मराठों के साथ अंग्रेजों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, मराठों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और सत्ता की जो लालसा थी उसके कारण अंग्रेज अब धीरे धीरे यहाँ पर काबिज होना शुरू हो गए। अब सहायक सेना क्या है? 1798 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेल्सली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आए। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए। इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी। सहायक सेना, अंग्रेजों ने सहायक सेना के लिए कुछ शर्तें रखी थी। इन शर्तों के अनुसार क्या था? भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। इस सेना के व्यय हेतु नगद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा। अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट या प्रतिनिधि रखना होगा। भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। तो सहायक सेना एक तरह से क्या थी? तो लॉर्ड वेल्सली ने सबसे पहला भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जब यहाँ पर आए, तब उसने सबसे पहले क्या किया? सहायक सेना। सहायक सेना क्या थी? जो भी भारतीय राजा थे उनके पास अंग्रेज अपनी सेना रखते थे, और इस सेना के लिए जो भी खर्च करना होता था नकद रूप से उन्हें देना होता था, या उतने राजस्व का विभाग अंग्रेजों को सौंप देना होता था। और उसके बाद जो भारतीय राजा थे, किसी अन्य राजा के साथ अगर संबंध स्थापित करना है तो अंग्रेजों को, अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि होते थे, उनके जो लोग हुआ करते थे दरबार में, उनकी सहायता से ही वे बात कर सकते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि
अंग्रेजी हुकूमत भारतीय राजाओं पर हावी होने लगी। जो भारत के राजा थे वे सब अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोने लगे थे। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। बाजीराव द्वितीय ने इस वह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। 1818 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण किया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज किस तरह से धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पर हावी पड़ने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर भी अपना आधिपत्य जमाने लगे। इसके बाद है छत्रपति प्रताप सिंह। छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में यवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण कराया। तो शहर में अनेक सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, वहीं पर एक छापाखाना प्रेस खुलवाया और अनेक उपयोगी ग्रंथ छपवाए। 1827 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक विषयक सभा नीति नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया। उन्होंने सातारा में महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क बनवाई। इस तरह से हम देखते हैं कि छत्रपति प्रताप सिंह ने अनेक जो कार्य थे जिससे वहां की जनता के लिए जो भी आवश्यक जरूरत की चीजें थी, सड़कें बनवाना, तालाब खुदवाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, नए मंदिरों का स्थापना करना, तो यह सब कार्य छत्रपति प्रजाहित में जो भी कार्य थे छत्रपति प्रताप सिंह ने किया। अब अंग्रेजी सत्ता के परिणाम क्या हुए भारत पर हम देखेंगे। सबसे पहले आया दोहरी शासन व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। इसी को दोहरी शासन व्यवस्था करते हैं। तो दोहरी शासन व्यवस्था क्या है? एक तरह से कंपनी राजस्व इकट्ठा करने का कार्य कर रही है और बंगाल के नवाब को वहां पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य दिए। तो यह ड्यूअल सिस्टम, द्वैरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की हमारे देश में। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेडिंग्स गवर्नर जनरल बना। उससे मुंबई और मद्रास, चेन्नई प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति का गठन किया। इस तरह से पार्लियामेंट में कानून बनाए जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद दिया गया। सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल बने इस एक्ट के अनुसार, और उनके अंतर्गत जो भी मुंबई और मद्रास जैसे प्रांत थे वहां की नीतियां बनाना और उस पर नियंत्रण करने का अधिकार उसको दिया गया। प्रशासनिक नौकर तंत्र, सिविल सर्विसेज क्या है? भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण करवाया। प्रशासनिक नौकर तंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उसने नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की। तो प्रशासनिक नौकर तंत्र क्या था? सिविल सर्विसेज। अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था दी भारत में जिससे वो अपनी सत्ता को अच्छे से सुदृढ़ बना सके, मजबूत बना सके अपनी नींव यहाँ पर, और उसके लिए नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए अनेक प्रशासनिक सेवाएं शुरू की और उसके लिए जो परीक्षाएं हुआ करती थी, पढ़ लिख करके हमारे भारतीय उसकी परीक्षा देते थे। फिर उसमें अनेक ऐसे ऐसे एक्ट लाए गए, ऐसे कानून लाए गए, जैसे था कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, जो भी उस कंपनी के तहत कार्य कर रहे हो उसका स्वयं का व्यापार नहीं होगा, ऐसा उसने नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। इसके बाद है सेना और पुलिस बल। भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना,
नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का दमन करना सेना के कार्य थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। तो हम देखते हैं कि जो सेना का कार्य था वह क्या था, एक तरह से जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करता था उसके लिए उसकी सत्ता को हथियाने का काम अंग्रेजों का था। फिर अगर कोई विद्रोह करता था उस विद्रोह का दमन करने का कार्य इन सैनिकों का हुआ करता था। और जो राज्य में जो भी प्रांत थे जहां पर उनका कब्जा था वहां पर आंतरिक व्यवस्था जो बनाए रखना है, कानूनी व्यवस्था जो बनाए रखनी है, उसके लिए पुलिस बल का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से सेना और पुलिस बल के कार्य बटे हुए। न्याय प्रणाली, इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी आपराधिक मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। यह एक तरह से देखा जाए तो अच्छी व्यवस्था थी न्याय प्रणाली की। इसमें प्रचलित न्याय प्रणाली, उसमें कुछ दोष रहे होंगे उस समय, लेकिन अंग्रेजों ने जो व्यवस्था थी उसमें ऐसा था कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, इस तरह से दो अलग अलग अदालतें। और अगर कोई व्यक्ति इन अदालतों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। उस पर पुनर्विचार अदालत की याचिका पर, जो छोटी न्यायालय है, जो छोटे अदालत फैसला देती थी, उस पर उच्च न्यायालय में अपने फैसले पुनर्विचार करने के लिए अपने फैसले पर जा सकता था उच्च न्यायालय। कानून के सम्मुख सभी समान, विधि शासन, पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। हम लोगों ने देखा राजा महाराजाओं का राज था, अपने हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वे, कई बार ऐसा होता था कि गलत तरीके से न्याय देने की प्रक्रिया थी। राजा मनमाना तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से कई बार किसी को फांसी पर चढ़ा देता था। तो यह थोड़ा सा सुधार उस समय अंग्रेजों ने किया। इसके लिए न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार पहले भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया, अर्थात ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव भूल करके कानून के सम्मुख सभी समान है, इस तरह के कानून, इस तरह के सिद्धांत को अंग्रेजों ने रूढ़ किया। फिर भू राजस्व जो पद्धति थी, लगान की पद्धति, किसी भी देश को चलाने के, राज्य को चलाने के लिए लगान आवश्यक होता है, टैक्स आवश्यक होता है। तो अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। बार्टर सिस्टम चलता था देहातों में, लोग एक दूसरे से चीजें खरीदना, चीजें देना, चीजों के बदले चीजें, पैसा नहीं था वहां पर गांव में। लेकिन अब लगान जब पद्धति आई, भू राजस्व देने की जब बात आई, तब बहुत कुछ सिस्टम बदला। कृषि और अन्य उद्योगों द्वारा गांव की आवश्यकताएं गांव में ही पहले पूरी हो जाती थी। अब भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। फसल अच्छी ना आने पर लगान में छूट मिल जाती थी। राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था। यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीनी नहीं जाती। तो इसके पूर्व, अंग्रेजों के पूर्व की जो व्यवस्था थी थोड़ी अच्छी थी। राजस्व के रूप में फसल ली जाती थी। अगर फसल अच्छी नहीं हुई, कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई या सूखा अकाल पड़ गया, तो ऐसे समय में वहां के लोगों का लगान माफ कर दिया जाता था। उनकी किसी भी व्यक्ति की भूमि, किसी भी किसान की भूमि को छीना नहीं जाता था, जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जाता। लेकिन जो नई भू राजस्व व्यवस्था थी उसके अनेक दुष्प्रभाव भी थे। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा। अब जो नई पद्धति आई, कई स्थानों पर व्यापारी, आड़तीय मनमाने तरीके से अपने हिसाब से भाव तय करते थे, जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान होता था। और कई बार किसानों को अपनी जमीन गिरवी रख करके लगान भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। फलस्वरूप किसान धीरे धीरे कर्जदार बनने लगे। कर्ज न लौटाने पर उन्हें कई बार खेत बेचना पड़ता था, या सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी इस तरह से किसानों का शोषण करना शुरू कर दिए थे। तो यह जो नई लगान की पद्धति थी भू राजस्व की, इसके दुष्प्रभाव थे। कृषि का व्यापारीकरण हुआ। पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था, जैसे चावल, गेहूं, इस तरह की फसल, दाल की फसल, जो उसके जीवन आवश्यक खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, आवश्यक चीजें जीवन यापन के लिए, उन्हीं का
उत्पादन करता था वो। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अब क्या था, इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को ही कृषि का व्यापारीकरण करते। तो इस तरह से कृषि का व्यापारीकरण होना शुरू हो गया। नील, कपास, तंबाकू ये सब नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स बोलते थे, जिसको बेच करके तुरंत पैसा मिल सके। तो ऐसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा और कई स्थानों पर तो स्थिति ऐसी थी कि उन्हें जबरदस्ती इस तरह की फसलें उगानी पड़ती थी, जिसके कारण कई बार किसानों को स्वयं के लिए अनाज खरीदना पड़ता था बाहर से। वे चावल, दाल, गेहूं इस तरह की फसलों को उगा नहीं पाते थे। जबरदस्ती उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी, तंबाकू की खेती करनी पड़ती थी, कपास की खेती करनी। अकाल 1860 ईस्वी से 1900 के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। साथ ही जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया, अर्थात पानी की बहुत कमी हुई अवर्षण के कारण। और ऐसे समय में जब अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पर थी, तो उसका पहला कर्तव्य था किसानों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना, जलापूर्ति के लिए जो पाइपलाइन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने अच्छी तरह से इसका नियोजन नहीं किया, जिसके कारण स्थिति और भी खराब हुई। परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार हुआ। अंग्रेजों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएं निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया। 1853 ईस्वी में मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की। तो टेलीग्राम है या पोस्ट से कोई अर्जेंट संदेश अगर भेजना है तो टेलीग्राम से पहले भेजा था। आजकल की तरह दूरध्वनि या मोबाइल भ्रमण ध्वनि की व्यवस्था उस समय नहीं। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, व्यापार अच्छा चाहिए तो यातायात की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इस बात को अंग्रेजों ने भली भांति समझा, इसलिए परिवहन के अनेक मार्ग यहाँ पर शुरू हुए। रेल मार्ग 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली। और संचार व्यवस्था में जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीग्राम के द्वारा जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी व्यवस्था भारत में प्रारंभ की गई। भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास। अब यहाँ पर कंपनी बड़ी बड़ी आ गई थी, मिलें, फैक्ट्री आ गई थी, जिसके कारण भारत के जो परंपरागत उद्योग धंधे थे उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूल करती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में जो भी माल आता था उस पर बहुत कम टैक्स लिया जाता था, बहुत कम कर लिया जाता था। इस तरह इंग्लैंड से आने वाला जो माल था यंत्र से निर्मित होता था, जिसके कारण उसकी जो उत्पादन की क्षमता थी, लागत की क्षमता थी, उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक थी। जैसे हम लोग हाथ से, अब करघे से अगर हम लोग कपड़े बनाए और मील में बनाए तो एक दिन में कई हजार मील कपड़े तैयार हो जाते थे फैक्ट्री में, और कई हजार मीटर कपड़े तैयार हो जाते थे। और करघे से 1 मीटर 2 मीटर एक एक व्यक्ति तैयार करता है, तो इसमें बहुत अधिक समय लगता था जिसके कारण परिश्रम और लागत दोनों बढ़ जाती थी। इसलिए जो भारतीय कपड़े थे वह बहुत महंगे थे। और इस तरह से जब अंग्रेज इन्हीं कपड़ों का प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, तो काफी सस्ते होते थे क्योंकि लेबर चार्जेस वहां पर कम होता था, जिसके कारण जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, प्रतिद्वंदिता स्टार्ट हुई, तो भारतीय कामगारों के लिए यह बात कठिन सिद्ध। और जो भारतीय परंपरागत पारंपरिक उद्योग धंधे थे वह धीरे धीरे बंद होने लगे। हमारे यहाँ के श्रमिक बेरोजगार होने लगे। भारत में नए उद्योग धंधों का विकास। अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आए। फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारतीयों ने उद्योगों का निर्माण किया। ऐसा समय था, ऐसा दौर था कि भारतीयों के पास उतनी पूंजी नहीं थी, उतनी लागत नहीं थी, और उतना अच्छा प्रबंधन और अनुभव नहीं था हमारे पास फैक्ट्री शुरू करने का। ऐसे विपरीत स्थिति में भी हमारे देश के अनेक ऐसी महान हस्तियां थीं जो उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आगे आई। उसमें से 1853 ईस्वी में कावस जी, नाना भाई,
नाना भाई दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की। 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया। तो भारत में कोयला, खनिज वस्तुएं, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत भी धीरे धीरे उद्योग धंधे में भारतीय लोग भी आने लगे और कंपनियां शुरू होने लगी। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए? 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ था। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था। हम लोगों ने देखा, अगर यूरोप का इतिहास पढ़े तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि मानवतावाद, विचारवाद जो हमारे यहाँ पर नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव, अनेक ऐसी कुप्रथाएं थी जिसके कारण भारतीय समाज काफी पिछड़ा हुआ। तो पश्चिमी जब देश आए तो उनके इतिहास को पढ़ करके, उनकी बातों को पढ़ करके हमारे यहाँ के विद्वानों ने इस विषय पर विचार किया। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएं, इतिहास, साहित्य, कलाएं तथा यहाँ का संगीत, पशु पक्षी का भी अध्ययन करना आरंभ किया। 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था की स्थापना की। जर्मन विचारक मैक्स मूलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था। इन उदाहरण द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। यह बोध नव शिक्षित भारतीयों को में उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए। 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो विचारक थे, हमारे यहाँ की जो महान विभूतियां थी, उन लोगों ने भी अपने यहाँ की इतिहास, अपने यहाँ की परंपराएं, साहित्य, कलाओं का भी अध्ययन करना शुरू किया। जब ब्रिटिशर्स और पश्चिमी देशों के बारे में भी जानकारी लेनी शुरू की, उसके बाद अंग्रेजों ने भी यहाँ की जो कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा आप लोग जानते हैं कि जैसे किसी का पति मर जाए तो उसी के साथ उस महिला को भी उसी के साथ जलती हुई चिता में ढकेल दिया जाता था, भले उसकी इच्छा हो या ना हो। उसी तरह से विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह हुआ करता था, जिसके कारण तो बहुत कम उम्र में ही लड़कियां विधवा हो जाती थी। उसके बाद उन्हें पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे अनेक कानून जो धार्मिक सुधार की दृष्टि में आवश्यक थे, सहायक सिद्ध हुए, अंग्रेजों ने बनाए। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। इतने बड़ी संख्या में अंग्रेज अपने यहाँ से लोगों को नहीं ला सकते थे कि यहाँ का प्रशासन अच्छी तरह से चल सके, इतने बड़े देश का प्रशासन चल सके। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की और भारतीयों के लिए लॉर्ड मैकाले की सिफारिश के अनुसार 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, आधुनिक विचार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया। 1857 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो इस तरह से देखते हैं, सबसे पहले जो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हुई 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुई। उसके बाद फिर पश्चिम के देशों में जो पश्चिमी विचार थे, आधुनिक जो सुधार थे, फिर वैज्ञानिक, तकनीकी विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में भी अब भारतीय लोगों का परिचय हुआ, उसमें वे अध्ययन करने लगे। इसलिए यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भारत में सामाजिक पुनर्जागरण की शिक्षा के द्वारा, पश्चिमी शिक्षा द्वारा मध्यम वर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। धन्यवाद।